तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। तो जैसा कि आपके कोचिंग सेंटर सर्कल पॉइंट में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आज आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको देने वाले हैं। आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको यहाँ 100 क्वेश्चन है ना, 100 का 100 क्वेश्चन करवाएंगे, सब करवाएंगे, मैथ से लेकर के जितना आपका दिया हुआ है सब करवाएंगे। और आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको 100 के बदले 500, 100 के बदले 500 आपको सभी क्वेश्चन के बदले में आपको डिटेलिंग करके हम देने वाले हैं, है ना। आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा अटेम्प्ट लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, कथन को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कथन एक है, ऑप्शन ए में है, यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। सही बात है। द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग याद रखिएगा 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाकर समाप्त हुआ था, ठीक ना। फिर है, तो ये कथन आपका सही है, गलत नहीं कहेंगे इसको। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, एकदम सही बात है ना। अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। इसमें कांग्रेस ने सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया था। ना 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 ना, सशस्त्र विद्रोह मतलब सेना लोग कर देता है, इसमें सेना का विद्रोह वाला बात कहाँ से आता है। ये कथन गलत है। फिर आगे बात करते हैं, आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद हुई थी। सही बात है ना। आपका 8 अगस्त को जो है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया गया था, है ना, कि प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्यकारी समिति के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। और स्टार्ट हुआ था ना 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, एकदम डेट याद रखिएगा। 8 अगस्त को जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के कार्य समिति के द्वारा है ना एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। और 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक ना। तो आपका ए कथन सही है, ए ऑप्शन सही है ना, बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। और कहा जा रहा है कथन गलत चीज़ चुनिए, है ना। तो गलत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1942 में हुआ था। 8 अगस्त को जो है प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकार किया गया था कांग्रेस के कार्य समिति के द्वारा और 9 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। क्या स्टार्ट होते के साथ गांधी जी को क्या कर दिया गया था, है ना, जेल में डाल दिया गया था, उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको आगा खां पैलेस में जो है जेल में है रखा गया था ले जा करके। और आगा खां में जो है इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू तीनों को रखा गया था, एक ही जेल में रखा गया था, अलग अलग छांव में रखा गया था, ठीक ना। और 1942 में जो है पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण को भी क्या किया गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था पकड़ करके। कहाँ, जयप्रकाश नारायण को जो है ना हजारीबाग जेल, जो कि आपको झारखंड में पड़ता है वर्तमान में, हजारीबाग जेल में रखा गया था। और वो यहाँ से भाग निकले थे, भाग करके नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। और नेपाल जाकर उन्होंने 1943 में आज़ाद दस्ता, याद रखिएगा आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक ना। फिर इसका याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का भी पूछा जाता है किसने विरोध किया था, है ना। तो मुस्लिम लीग और आपका मुस्लिम लीग और ये है ना जो अम्बेडकर जो थे
भीमराव अंबेडकर, ये दोनों लोग जो है याद रखिएगा, है ना, विरोध किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें हम आपको बता रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं, एकदम इस सब एग्ज़ाम में पूछते रहता है। आप ध्यान से टाइम दीजिए, है ना, इसको सुनिए, आपको रियली में फ़ायदा करेगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए डैश 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 डैश, यह प्रसिद्ध शेर उस मुगल सम्राट से संबंधित है जिसे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। उस सम्राट को विद्रोह के बाद कहाँ दफन किया गया था? तो देखिए 1857 का क्रांति हुआ था, उसमें दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से नेतृत्व जो कर रहे थे, है ना, वो दिल्ली से नेतृत्व क्या कर रहे थे? पूरे 1857 का क्रांति का जो नेता था, पूरे 1857 क्रांति का नेता पूछा जाएगा तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर ही था और ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक ना। तो ये सब चीज़ें एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे कौन? बहादुर शाह जफर। और जब 1857 क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया तो इनको जो है रंगून भेज दिया गया जेल में। कहाँ? रंगून आपको पड़ता है म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार देश में पड़ता है और यहीं पे रंगून जेल है और यहाँ पे भेज दिया गया था और यहाँ पे इनका देहांत हो गया था। ठीक ना। म्यांमार की राजधानी आपसे पूछा हुआ है ना, बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रीवियस ईयर का चीज़ें आपको एकदम क्या करना है? क्लियर करके रखना है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापीताओ। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापीताओ। बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है ना। नापीताओ जो है म्यांमार की राजधानी है और क्यात यहाँ की मुद्रा है। क्यात क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तो इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, हो जाएगा रंगून हो जाएगा। ठीक ना। और लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे, है ना, खातून बेगम, खातून, है ना, खातून बेगम इनका उपनाम है। पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पूरा नाम क्या था, है ना। खातून बेगम भी इनको जाना जाता है ना। पूरा नाम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ना, ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। कौन? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में 7 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 7 तरंग हैं, याद रखिएगा। और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हण है। कौन है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पाणिनि जो है ना, संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं और पाणिनि के द्वारा जो है, याद रखिएगा, अष्टाध्याय एक ग्रंथ लिखा गया है जो कि संस्कृत, है ना, व्याकरण का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? व्याकरण का ग्रंथ है और व्याकरण के जनक बोला जाएगा तो पाणिनि, याद रखिएगा। बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित लिखा गया। क्या लिखा गया? हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता ही रहता है। फिर चौथा प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन था? तो मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे, याद रखेंगे, है ना। मराठा साम्राज्य में जो है आपका अष्टप्रधान जो था, है ना, अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद था, अष्टप्रधान, है ना। वहाँ के मराठा साम्राज्य के मंत्री परिषद का नाम क्या था? अष्टप्रधान था, याद रखिएगा, पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक ना। मराठा साम्राज्य में चौथ और देशमुखी जो है कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य से संबंधित आपको तीसरा पानीपत का युद्ध याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी, एकदम छोटा डेट के साथ याद रखिएगा, 1761 में हुआ था, है ना। किसके बीच में हुआ था? तो मराठा की तरफ से सदाशिव राव भाऊ थे और आपका अफगानों के बीच से मोहम्मद शाह अब्दाली था, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह अब्दाली। और मराठा शासक है ना, पहली बार जो बोले उसको एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हुआ था, मराठा और अफगान के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 को। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ें बता रहे हैं आपको।
ठीक है। इसमें प्रशासनिक प्रमुख का नाम था क्या? पेशवा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंत किस वंश के शासन के साथ हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में 5 राजाओं का 5 वंशों की जानकारी मिलती है। 5 वंशों ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर राज किया, है ना। तो ये कौन कौन से वंश थे याद रखिएगा, ट्रिक से आपको बताते हैं। गुल खिले खिले तुम लोगे तुम लोगे, है ना। गुल खिले तुम शायद लोगे, शायद हो जाएगा। एकदम क्रम में है, एकदम क्रम में है, आपको एकदम ध्यान रखना है, एकदम पूछा जाता है, ठीक है ना। गुल खिले तुम शायद लोगे, ये ट्रिक है। गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, है ना। पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जो वंश था वो गुलाम वंश था। दूसरा आपका था फर्स्ट गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, है ना। तुम में आ जाएगा, तू से आ जाएगा तुगलक वंश, तू से आ जाएगा तुगलक वंश। शायद से हो जाएगा सैयद वंश, चौथा वंश था, है ना, दिल्ली पर राज करने वाला। और लोगे से हो जाएगा, लो से लोधी वंश हो जाएगा, पांचवा वंश था। इन पांचों वंशों ने क्या किया, है ना, दिल्ली सल्तनत पर राज किया। अब कह रहा है कि अंतिम वंश कौन था? तो अंतिम आपको पता चल गया, लोधी वंश, है ना। 5वां नंबर पर लोधी वंश रखे थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। तो 6 नंबर प्रश्न है आपका, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा है ना स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है, इन चारों में से ध्यान दीजिएगा। तो लोथल आपको गुजरात में है, कहाँ है? गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे, कई बार पूछा जा चुका है। और लोथल जो है आपको, है ना, एक पतन था, क्या था? पतन था, बंदरगाह था, याद रखिएगा। राखीगढ़ी आपको हरियाणा में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, हरियाणा में है। कौन? राखीगढ़ी। और 1963 में इसका खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था, ठीक है। और राखीगढ़ी जो है आपको, है ना, कौन से नदी के किनारे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में है, कहाँ है? पाकिस्तान में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा आपको राजस्थान में है, कहाँ है? कालीबंगा आपको राजस्थान में है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। एक आपके लिए राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है ना, आपको बताना है। 7 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का है ना, भारतीय नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त, है ना, आपको गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त, और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है, ईरान का नेपोलियन पूछा जाता है ना। ईरान का नेपोलियन कौन था? तो नादिर शाह, याद रखिएगा, नादिर शाह जो है ना, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आपका है 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान का युद्ध हमेशा पूछा जाता है ना। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, प्रथम आंग्ला मैसूर। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1780 से 84 के बीच में हुआ था, 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। फिर आपका है तृतीय है ना, आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था वो आपको हुआ था 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। और चौथा जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था, और इसी में टीपू सुल्तान का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका है 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास प्राप्त है?
ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पद के शपथ की जानकारी जो है हमको, है ना, आर्टिकल याद रखिएगा 60 में मिलता है। किस में मिलता है? 60 में जो है राष्ट्रपति के पद की शपथ की जानकारी मिलती है, ठीक ना। और इसकी अधिकार जो है याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं को होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। और पद की बात करेगा तो पद 52 रखिएगा, है ना। ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, ट्रिक याद रखिएगा, है ना। ट्रिक पकानी कोका द्वयोदशम आप लोग को पता होगा। पकानी कोका द्वयोदशम, द्वयोदशम ये आपका ट्रिक है। राष्ट्रपति का जितना भी आर्टिकल है सब आ जाएगा इसी में। फिर बात करते हैं, प से हो जाएगा पद आपका 52 में हो जाएगा। का से हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होता है, 53 में हो जाएगा। निर्वाचन हो जाएगा आपका 54 में हो जाएगा। को, है ना, को से हो जाएगा कोटा, कोटा का मतलब होता है रीति, रीति आपका 55 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 55 में हो जाएगा, है ना। कि निर्वाचन में कौन कौन सा भाग लेगा, है ना। और कोटा रीति मतलब निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में। का से हो जाएगा कार्यकाल, ये आपका 56 में हो जाएगा। 57 में हो जाएगा दोबारा निर्वाचन हो जाएगा, दूसरे से दोबारा निर्वाचन हो जाएगा। 58 में योग्यता हो जाएगा, राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। 10 से हो जाएगा दशा हो जाएगा आपका 59 में हो जाएगा। स से हो जाएगा शपथ हो जाएगा आपको 60 में हो जाएगा। म से महाभियोग हो जाएगा आपको 61 में हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति का जितना आर्टिकल है सब हम आपको बता दिए, है ना। अब 10वें प्रश्न पर आते हैं और 10वां प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, NDA, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ना, और इसी के तहत जो भारत सरकार क्या कर रही है, अपना शासन व्यवस्था चला रही है इसी गठबंधन के साथ, है ना। और अभी जो है मोदी जी जो हैं ये बीजेपी के, है ना, राजनेता हैं एक तरह से, पार्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिर आपका 11वां प्रश्न है, सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो जागरूक नागरिक, है ना। नागरिक जो हैं जागरूक रहेंगे अपने हर चीज़ को के लिए, तो क्या होगा? सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होगा, है ना। याद रखिएगा लोकतंत्र का परिभाषा जो है ना, किसने दिया था? जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन जो है को लोकतंत्र कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। 12 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? लोकसभा चुनाव में जो निर्वाचन प्रणाली है वो है आपको प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली, प्रथम, है ना, पिछड़ा पद प्रणाली, ये आंसर दिया हुआ है ना। तो ये आपको पूरा डिटेल में हम नहीं समझा पाएंगे क्या है चीज़ें, है ना। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको, ऐसा आएगा तो हम ज़रूर समझा देंगे, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, बात करते हैं एक 73वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है 73वां, है ना। 73rd आपका अमेंडमेंट एक्ट जो है, 73वां संविधान संशोधन आपका क्या है? ये भी आपका 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू कर दिया गया था और इसके तहत जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में पंचायती राज को जो है जोड़ा गया था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, है ना, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति ने जो है, सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए
पूरा प्रयास किया था। ये पूछा जाता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश किया था। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूरा टॉपिक आप क्लियर करके रखिएगा। और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है शहरी स्थानीय निकायों का जोड़ा गया था, यानी कि नगर पालिका को जोड़ा गया था। किसको? नगर पालिका को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है 13 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 14 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान देंगे, राज्य लोक सेवा आयोग है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका 14 के बाद 15 पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्या बाध्यकारी होते हैं, गैर बाध्यकारी होते हैं, केवल निर्देश होते हैं, परंपराएं होती है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाध्यकारी होता है। कहने का मतलब है मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर, है ना, लोगों को नहीं भी दिया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़ करके, है ना, मूल अधिकारों पे बाधा लगाया जा सकता है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब मौलिक अधिकार को समाप्त करता है? किस आर्टिकल के तहत? तो 19, 21, 32 ये तीनों तो होबे नहीं करेगा। तो ऑप्शन 358 के तहत जो है ना, जितना भी मौलिक अधिकार है आपातकाल के समय में जो है, राष्ट्रीय आपात आपको पता होना चाहिए 352 में है। 356 में जो है आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसका है। 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। और जितना भी आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है ना। 20 और 21 को छोड़ करके 20 और 21 जो है ये समाप्त नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है कि 19 में जो है मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक जो है क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ना, 1978 के तहत जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको, है ना, 300 के क में जो है अभी वर्तमान में भाग 12 में रखा गया है। भाग 12 में जो आपका वित्तवाद संविदा, ये जो आपका भाग 12 में दिया है, उसमें अभी इसको रखा गया है संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में। और अभी कुल 6 ही प्रकार की स्वतंत्रता का है वर्णन 19 आर्टिकल 19 में, इस बात को याद रखिएगा। फिर 21 में जो है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। 21 के क में जो है आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, ये बात याद रखिएगा। 32 के तहत जो है रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और 226 के तहत जो है रीट जारी करता है कौन, है ना, हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। फिर 17 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 19 के क में इसका वर्णन किया गया है। 19 के ए में जो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है ना। फिर समान वेतन के लिए समान कार्य, समान वेतन के लिए समान कार्य का जो है वर्णन 39 के घ में, क ख ग घ, ये आपको किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना, नीति तत्वों में आर्टिकल को जोड़ा गया है। तो 39 के घ में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कहा गया है। तो ऑप्शन बी जो है एक प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? सिजगी किसे कहा जाता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक रेखा में होता है तब इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य में जो है ना सबसे अधिक गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। दूसरा जो है हीलियम है, याद रखिएगा, आज पूछा भी गया था, इसी सेट में आपको मिलेगा, है ना। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। सबसे हल्का गैस कौन सा? हाइड्रोजन है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है।
ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और हाइड्रोजन गैस जो है एक ज्वलनशील गैस है। 19 नंबर प्रश्न है, यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है, सीसा लेड पीबी को कहते हैं, है ना, इसको लेड भी कहा जाता है, सीसा भी कहा जाता है ना। परमाणु संख्या 82 होता है। तो उसके साथ किस धातु के मिलने की संभावना अधिक होती है, इसको याद रखिएगा, है ना। किसी खनिज के क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो जस्ता पाने का संभावना ज़्यादा रहता है। इस बात को आप लोग थोड़ा याद करिएगा, है ना, दिमाग में बैठा के रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। सबसे छोटा महासागर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा जो है, बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और गहरा भी सबसे ज़्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है आपको क्षेत्रफल के हिसाब से है ना, अटलांटिक है। कौन है, ये नहीं है, अंटार्कटिका नहीं है, बल्कि अटलांटिक है। हमको लगा कि अटलांटिक है। अटलांटिक जो है, अटलांटिक ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा आपका हिंद महासागर है सबसे बड़ा, ठीक ना। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण महासागर हो जाएगा। और पांचवा जो है आपको आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और कुल 5 ही महासागर है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका 2011 के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक थी। तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग चली गई ना, तो केरल में जो है कुल साक्षरता दर में पूरे भारत में फर्स्ट है, पहला नंबर पर है केरल। पुरुष और महिला में, पुरुष में और महिला में ये दोनों में जो है केरल ही फर्स्ट था, प्रथम है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अभी करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको बताएं, है ना, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य हो गया है अभी वर्तमान में, मिजोरम हो गया है। कौन हो गया है, मिजोरम हो गया है ना, ये पहला राज्य है। उसके बाद दूसरा राज्य जो है गोवा हो गया है ना। और तीसरा राज्य जो है आपका, है ना, त्रिपुरा हो गया। तीसरा से त्रिपुरा याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य हो गया। ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटली अभी का बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। 21 के बाद आते हैं 22 पर आते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है आपका, जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में कहा है कथन को चुनने के लिए। जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, एकदम सही बात है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को, ये भी कथन सही है। यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में स्थित है। ना, जिब्राल्टर जल संधि जो है भारत में नहीं है, तो ऑप्शन 3 गलत है ना। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सही है 1, 2। तो केवल आपको 1, 2 जो है सही चुनना है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा 22 का। 23 है आपका, 23 नंबर प्रश्न, इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इंदिरा पॉइंट की बात करें, है ना, तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये हमारा मोटा मोटी भारत है। भारत का हम लोग देखें तो भारत यहाँ दक्षिण में जाएंगे तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे मिलेगा, और नीचे में आपका अंडमान निकोबार है ये, ठीक ना। यहाँ पे भारत जो है का दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर, ये आपका है इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार नामक द्वीप पर पड़ता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर उसके ऊपर आएंगे तो भारत का जो मुख्य भूमि है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर जाके समाप्त होता है। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 6 डिग्री से चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे, 6 डिग्री से चालू करेंगे, और 37 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और भारत के मुख्य भूमि से आपका अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। फिर आपका देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट
के बीच जो है ना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। तो इतना सारा बात आपको बताए, एकदम फुल्ली करेक्ट बताए, आप दिमाग में इसको बैठा कर रखिएगा, अक्सर एग्जाम में इतना से पूछा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और ये कहाँ है? आपको बंगाल के खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में है अंडमान निकोबार। और लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका है 24 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर है ना। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है ना। तो फिर आपको हम कुछ और बता देते हैं, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है, सरोवर बांध किस नदी पर है? ये आपको नर्मदा नदी पर है, ठीक ना। और हम आपको बता दें, भांखड़ा नांगल बांध पूछा जाता है। भांखड़ा नांगल बांध जो है ये आपको सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर पड़ता है, सतलज नदी याद रखिएगा। टिहरी बांध आपसे पूछा जाएगा, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है? तो आपका भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है। भिलांगना के संगम पर जो है टिहरी बांध है। फिर आपको बता दें कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आपसे पूछा जाएगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा में संबलपुर एक शहर है ना, उसी वहीं पे जो है संबलपुर उड़ीसा के संबलपुर में जो है महानदी पर आपका हीराकुंड स्थित है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका 25 नंबर है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली घाटी, ये दोनों में से कुछ भी आपसे पूछे तो सीधा आपको केरल जाना है। कहाँ जाना है? केरल जाएंगे। फिर 26 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख योगदान क्या था? तो हरित क्रांति के जनक भारत में कहाँ? भारत में याद रखिएगा कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है, स्वामीनाथन ये जो है माने जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक जो है। 1967-68 में जो है 67-68 में आपका भारत में हरित क्रांति आया था। और हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। याद रखिएगा किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था? गेहूं के उत्पादन में हुआ था। पंजाब, हरियाणा, है ना, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये शामिल था इस हरित क्रांति में। पंजाब हरियाणा मुख्य रूप से शामिल था, है ना। तो प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख योगदान क्या था? उच्च खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। तो ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 27 नंबर, भारत में विदेशी विनिमय के नियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI किस अधिनियम के तहत जिम्मेदार है? देखिएगा, विदेशी विनिमय के नियमन के लिए बोल रहा है, तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न में ही उत्तर है। फिर आपका है 28 नंबर प्रश्न है, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक जो संगठन है ना, इसका स्थापना याद रखिएगा 6 जून 1997 को हुआ था। कब हुआ था? 1997 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में पड़ता है ना। ये सही उत्तर हो जाएगा 28 का। फिर आपका है 29 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का कौन सा अंग तैयार करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, है ना, तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो GST आप लोग बहुत बार सुने होंगे, एक अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर। बाकी सब जो है आपका प्रत्यक्ष कर है ना। आयकर यानी कि इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो है आपका प्रत्यक्ष टैक्स में आता है, प्रत्यक्ष कर में आता है। तो 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन युग में सुसंगत नहीं है? तो इसरो बेंगलोर में है, एकदम सही है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है ये आपको पड़ता है ना, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सतीश धवन
उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन केंद्र नाम है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है ना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। हैदराबाद तो होगा नहीं, हैदराबाद आपका तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है, तो ये नहीं होगा। तो गलत यही है ना, यानी कि आंसर यही सही हो जाएगा। बाकी सब जो है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में है, ये सब सही है। ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी ही 31 का सही हो जाएगा। राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? राइन नदी के किनारे बोला जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलोन जो है आपको जर्मनी में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। और जर्मनी भी आपका कहा जाए, देश का पूछा जाएगा तो जर्मनी बताइएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, वहाँ का शहर का नाम दे दिया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की एक पहल है? तो अटल नवाचार मिशन, ये आपका करंट अफेयर है ना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका 34, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर पर जो पूरा अधिकार है वो मिस्र का है ना। और स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में स्टार्ट हुआ था, 1959 में स्टार्ट हुआ था, और 1969 में इसे खोल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खोल दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। और इसका 1956 में जो है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। पूछा जाएगा कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 3 बातें याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है ना। मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है, ठीक है ना। फिर आपका 35 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल दिया था? तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, याद रखिएगा, 16 वर्ष, है ना, 9 महीना आपका 12 दिन, है ना। इतना लंबा कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, है ना। और इंदिरा गांधी का हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और ये इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बनी। एक बार आपका तीसरा प्रधानमंत्री जो थी, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा प्रधानमंत्री, तीसरा नहीं चौथा प्रधानमंत्री 1966 से आपका 74 तक, 1974 तक जो है, 74 या 76, है ना, 77 तक, सॉरी, हाँ कंफर्म याद आ गया। 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहीं। फिर दूसरी बार जो है 1980 से 84 जो है छठे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। मनमोहन सिंह जो थे, नरेंद्र मोदी जी के बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 36 के बाद आते हैं हम लोग 37 पे आते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? तो ये था, है ना, आर्यभट्ट। 1975 में इसे लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट, ठीक ना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर है, समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस संत को समर्पित है? तो ये समानता की प्रतिमा जो है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये आपको तेलंगाना में है। किस राज्य में है? तेलंगाना में है। और ये जो है श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र जो है ना, किस देश का हिस्सा है? तो ये सूडान का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? सूडान का हिस्सा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और सूडान की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, खार्तूम जो है, खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, ये याद रखिएगा। फिर आपका 40 है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया IT एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? एकदम करंट अफेयर है। 41 का नवीन गुप्ता। ऑप्शन बी जो है, 40 का बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपका है 41 नंबर प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन डी भारत, करंट अफेयर है। फिर आपका 42 नंबर प्रश्न है, स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा
है ना जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, है ना, का स्थापना 16 नवंबर 1945, याद रखिएगा, है ना। और इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है अंदर से, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, है ना, एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, है ना, और एस से सी से हो जाएगा कल्चरल, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनेस्को में ई छूट गया, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखिएगा फुल फॉर्म, बहुत काम आएगा आपको। फिर 43 नंबर, किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 43 के बाद हम लोग आते हैं 44 पर। तो 44 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना, देश रत्न इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जयंती मनाया गया, तो 144वीं जयंती मनाया गया। आप निकाल सकते हैं, इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1883 को हुआ था, जीरादेई गांव, सिवान के जीरादेई गांव बिहार में हुआ था, है ना। और 83 में जन्म हुआ, और याद रखिएगा अभी मनाया गया कब, है ना, 2025 चल रहा है। तो आप यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 83 7 90, 17 साल इधर आ जाएगा, 25 साल इधर, है ना। 18 19 में जाएंगे तो 1883 से 1983 जाएंगे तो 100 साल हो जाएगा। 17 दूनी 34, आप इधर जोड़ लीजिए, हाँ अभी कितना 17 ये हो गया, और 100 साल और 117 साल हो गया, 117 साल हो गया, और 25 इसमें जोड़ दीजिए। 117 में क्या करिए, 25 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, 3 1 4, 142, तो 142 नहीं है ना, तो हम लोग मिला जुला के अप्रॉक्स निकाले तो 140 मैच कर रहा है, ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने से निकालेंगे तो एकदम शायद बढ़िया से निकल जाएगा आराम से। 45 है, नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नगर वन योजना जो है ये आपका पर्यावरण, है ना, 45 का क्या हो जाएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी जो है 45 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर आपका 46 नंबर प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या 2220 है। याद रखिएगा गंगैटिक डॉल्फिन जो है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गैंगेटिक है, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक जो है ये इसका आपका वैज्ञानिक नाम है। फिर आपको बता दें कि इसको जो है गंगाई डॉल्फिन को 5 नवंबर 2009 को, कब, 5 नवंबर 2009 को जो है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना, गंगैटिक डॉल्फिन है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और गंगा नदी को, गंगा का नाम आया है, तो गंगा का जो है राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा है, और इसे 4 नवंबर 2008 को जो है 2008 को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। फिर आपका है 46 नंबर प्रश्न है, बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा रंजन कुमार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है 48 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए करंट अफेयर है, इसको तो आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका, है ना, डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 50 नंबर प्रश्न है 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 51 नंबर प्रश्न है, बिहार के पूर्व
पुलिस महानिदेशक के जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया है ना, वो मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे, ये आपको बताना है। तो ये केरल के थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर है, IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी है ना, ये समस्तीपुर के थे हैं, वैभव सूर्यवंशी को टीम ने 10 करोड़ रुपए की मूल्य खरीदा था। तो ये राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था और इसने सबसे कम उम्र में शतक भी लगाने का रिकॉर्ड बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण को किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा बिहार, सी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट लगती है ना, क्यों? क्योंकि संवेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है। 55 नंबर प्रश्न है, पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, तो जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र क्या होगा, स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा। 56 के बाद आते हैं 57 नंबर पर, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होता है, काला होता है। और सफ़ेद क्या करता है, सभी को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता, उत्सर्जित कर देता है सभी रंगों को, है ना, परावर्तित कर देता है, ठीक है ना। काला सभी को अवशोषित कर लेता है, इसलिए काला पहनने से गर्मी लगता है और सफ़ेद पहनने से आराम महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है, क्योंकि वो उत्सर्जित कर देता है, सबको परावर्तित कर देता है अन्य किरणों को। 58 नंबर है, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो हवा घनत्व क्या होता है, घट जाता है। 58 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। 59 है, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो गुरुत्व केंद्र की लंब सीधा आधार के भीतर रहती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पीसा की झुकी मीनार आपको कहाँ है ना, इटली में है। कहाँ है, इटली में जो है, इटली में पीसा की झुकी मीनार है। फिर आपका 60 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर को भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, तो है ना, तो खाना जल्दी बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ताप नहीं, क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है, दाब बढ़ने से, दाब बढ़ता है तो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है ना। दाब जो होता है क्वथनांक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए है ना, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो कणों की स्वतंत्र गति के कारण जो है, विसरण का मतलब क्या होता है, एक कण का दूसरे कण में घुल जाना को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ऐसा कब होगा, जब कण स्वतंत्र गति करेंगे तब ये विसरण होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 62 है, यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम हो जाए तो आमतौर पर उसका बॉन्ड कैसा होता है? तो बहुत मजबूत होता है और बहुत छोटा होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बंधन, आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक जो होते हैं उसमें इसी तरह का बॉन्ड होता है, जैसे कि NaCl है, तो NaCl में बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है और बहुत ही छोटा हो जाता है बॉन्ड का साइज। इसी तरह का एग्जाम्पल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध बनाता है? तो देखिए, अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध कहते हैं, आयनिक यौगिक जो बनाता है, बंधन बनाता है, उसको ध्रुवीय कहा जाता है। और आयनिक यौगिक के अलावा जो भी आपका यौगिक है या अणु है वो अध्रुवीय बंध बनाता है। तो ध्रुवीय बंध में आपका होवे नहीं करेगा, तो आपका HCl ध्रुवीय बंध है, H2O ध्रुवीय बंध है, HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ध्रुवीय बंध है ना। हाइड्रोजन जो है आपका ये अध्रुवीय बंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर आपका है 64 है, 64 है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, मीटर में दिया रहेगा तो याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। और सेंटीमीटर में दे दिया है तो 2 गो घट जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ऑप्शन बी जो है पावर 2 गो घटेगा, ठीक है। 65 आपका है, प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन जो है आपका एल्केन ग्रुप में आता है। किस में आता है? एल्केन ग्रुप में आता है प्रोपेन, ठीक है ना। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H, 3 दूनी 6 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। एल्केन का सूत्र याद रखिएगा, एल्केन ग्रुप का CnH2n+2 होता है, ठीक है। फिर आपका 66 नंबर प्रश्न है, एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है ना। इसका अभिक्रिया जो है
जल के साथ करवाते हैं तो एसिटिल फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CH3CHO बनता है ना, जब एसिटिलीन गैस का अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो, ठीक है ना, इसको एसिटिल्डिहाइड बोला जाता है। तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, पूरे ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है। सूर्य में सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 68 है ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, ठीक है ना। फिर रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, है ना, ऑक्सीजन का जुटना, ये दोनों जो है आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का निकलना, ये सब का मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान के नीचे गर्म करना क्या कहलाता है? चूना बनाना कैल्सिनेशन कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा निस्तापन, निस्तापन ही हो जाएगा। इसको निस्तापन वर्ड लिखना चाहिए लेकिन शुद्ध हिंदी लिख दिया है। खैर इंग्लिश वर्ड से आप पकड़ सकते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 71 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के, है ना, इसका रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन जो है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब विटामिन ए का, है ना, रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। 71 के बाद हम लोग आते हैं 72 पर, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी डाउन होने वाला है, ठीक है ना, तो ख़त्म होते होते हो जाएगा। 72, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या आप लोग जानते हैं, संख्या में पूछेगा तो 46, जोड़ा में पूछेगा तो 23, है ना। 73 नंबर प्रश्न, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 74 है, टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी उत्तक हैं? तो घना संयोजी उत्तक है। टेंडन को याद रखिएगा, टेंडन को कंडरा कहा जाता है, कंडरा कहा जाता है ना। और कंडरा जो है, टेंडन जो है आपको मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है कौन? है ना, कंडरा टेंडन। लिंगामेंट जो है आपको हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना। और लिंगामेंट को स्नायु कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है। 75 नंबर प्रश्न, आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस जो है रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आइरिस जो है आंखों को रंग प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। तो ए और डी दोनों सही होगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं। एकदम 100% सही करेक्ट बोल रहे हैं। 76 ABO रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 77 है आपका, पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन घटक होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिनोजेन होता है, बलगम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है आपका, है ना, 78 पे हम लोग आएंगे। 78 नंबर प्रश्न पे आएंगे, है ना, कैसे ऐसे हो गया, हाँ। 78 है, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग सेक्स के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। एकदम याद रखिएगा, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र है एक तरह का ऑटोसोम, जो लिंग यानी सेक्स के अलावा अन्य लक्षण के लिए जरूरी होता है, ऑटोसोम कहा जाता है। 78 के बाद हम लोग आएंगे, 78 के बाद है ना 79 पर आएंगे। भोजन, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। पौधे में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ये भी बात याद रखिएगा। और जानवर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 80 आपका है, निम्नलिखित से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। फिर आपका मैथ है, मैथ हम सारा बताएंगे, आज हम 100 आपको बताएंगे, है ना। PYQ के रूप में आपको क्या करना है? लिखना है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है और PYQ का धनात्मक अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए हम पहले PYQ निकालते हैं। तो है क्या है, 18.37 पर रेकरिंग है, रिपीटेशन है, ठीक है ना। तो इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। अब हम उसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 100x लिख देंगे, है ना। और इसका जैसे ही 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1800,
37 हो जाएगा, है ना, 0.337। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को आप घटाएंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका x का वैल्यू मतलब एक भिन्न आएगा। तो देखिए हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 100 में से 100x में से x गया तो 99x बचा, ठीक है ना। 1837 में से 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 19, 1819 बचेगा। कितना बचेगा, 1819 बचेगा। तो हम लोग का क्या आ गया, है ना, 99x बराबर आ गया 1819 आ गया। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1819 में, है ना, गुना है तो भागा में आ जाएगा 99। अब इसका डिफरेंस निकालना है, p निकल गया, ये q निकल गया। अब डिफरेंस निकालिएगा ना तो 1720 आएगा। डिफरेंस मतलब बड़का में से छोटका को घटाइएगा, 1720 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। 81 का डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 81 का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। काने काने घसा के जाता है ना। फिर आपका है 82 है। 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत सिंपल है, भागा देना है आपको। तो क्या कह रहा है कि 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस 8 में क्या करना है आपको, भागा देना है किससे, x+1 से देना है। तो एकदम आप बचपन में सीखे होंगे उसी तरह से एकदम देना है कि कटाते चला जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कैसे करेंगे भागा करने के लिए, तो इसका घात कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, 4x² से क्या करेंगे, 4x² से भागा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² से क्या करेंगे हम लोग, ये लेंगे भागफल तो गुना करेंगे इसमें, तो 4x² करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। फिर 4x से फिर हम इसमें 1 में भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, है ना, क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन चेंज करेंगे तो इस तरह से कटते चलेगा, ये कट जाएगा। अब ये दोनों जुट, है ना, 4x² में से 1x² गया तो -3x² बचेगा। इस तरह से भागा देते देते चलिएगा ना तो आपको अंत में आंसर 2 मिलेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 83 नंबर है कि इस आपका दिया हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और यहाँ पे क्या करिए, y का वैल्यू 3 रखिए, x का वैल्यू क्या रखिए, 5 रखिए। इसको सॉल्व करिए, आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो 83 का हम आपको आंसर बता देते हैं। 83 का क्या हो जाएगा, 83 का हो जाएगा आपका, क्या हो रहा है ये, ठीक है, 83 का हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसको आप विभाजन सूत्र से बनाइएगा। ये अनुपात दिया हुआ है और इस, है ना, ये कोई आपका एक बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 11, -1 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर एक और बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 4, -4, 9 दिया हुआ है। और इसको क्या है, 3:2 में 3:2 में बांटा जा रहा है ना। तो इसको क्या करिएगा, x1 मान लीजिएगा 11 को, और इसको y1 मान लीजिएगा, किसको, -1 को, और -4 को x2 मान लीजिएगा, और इसको मान लीजिएगा y2 मान लीजिएगा 9 को, है ना। और अनुपात को क्या मान लीजिएगा, m1 मान लीजिएगा और m2 मान लीजिएगा, ठीक ना। इतना सारा मान लीजिएगा। अब इस फार्मूला पे बैठा दीजिएगा। किस फार्मूला पर, फार्मूला है आपका m1 इंटू, है ना, x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, है ना, कॉमा, इसको m2 हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, ये आपका x का वैल्यू देगा, ठीक है ना। कॉमा, आपको कॉमा यहाँ लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है ना। m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ऐसे करके आप फार्मूला पर बैठाएंगे। इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र पर बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट लगेगा। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 8 है, डी दिया हुआ है, 8 दिया है, कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है, 18वें पद और 25वें पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए 18 माइनस, है ना, बड़का अंतर कैसे निकालते हैं, बड़का में से छोटका को करते हैं। तो डी दिया है, 8 दिया हुआ है, तो बड़का क्या है, ए 25 में से क्या करेंगे, है ना, ए 18 को घटाएंगे, है ना, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला आप इसी में बताइएगा, क्या हो जाएगा, है ना, ए प्लस 24 डी हो जाएगा। डी का वैल्यू आप रखेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस लेंगे, ए प्लस 17 डी, ठीक है ना, ए प्लस
17 डी हो जाएगा। डी का वैल्यू पुट करेंगे, है ना, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए कट जाएगा, डी का वैल्यू पुट करेंगे, बड़का में से छोटा घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। 85 का आपका हो जाएगा, 85 का तो आंसर टिक किए नहीं है, लेकिन इसी फार्मूला पे बनाइएगा तो बन जाएगा। कितना आना चाहिए, 64 है शायद, है ना, 64 है तो हाँ ठीक है। 85 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बना लीजिएगा आसानी से, ठीक है। 85 के बाद आते हैं 86 पे आते हैं। तो आधार का त्रिज्या दिया है, आर दिया है, एच दिया है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। इस पे आप सॉल्व करेंगे, एकदम आंसर आ जाएगा। 86 का आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 86 का आंसर एकदम इसी फार्मूला में बैठाइएगा ना। आंसर का क्या है, 87 का आपका 21 आ जाएगा, √21 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिएगा, ये हमको से भी सॉल्व नहीं हुआ है ना, इसको हम थोड़ा टाइम नहीं दे पाए बढ़िया से, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन में हम देखेंगे, जिनको ज़रूरत होगा हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर 88 का आपका ए हो जाएगा, ये बहुत आसान है। फिर 89 का भी ए हो जाएगा। 89 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 90 का भी आपका ए हो जाएगा, ऑर्थोनोलॉजी हो जाएगा, पढ़िएगा एकदम बन जाएगा, ठीक है ना। 90 के बाद आते हैं 91 पर। तो 91 का भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 91 का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 92 का हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फ़ोन मेरा बंद होने वाला है, इसलिए हम आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं। 93 का ए हो जाएगा। 93 का भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। यहाँ दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, इसको पढ़िएगा। फिर 94 हो जाएगा आपका। 94 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मूथ आंसर हो जाएगा। 95 का हो जाएगा आपका केंद्रीय हिंदी निर्देशालय हो जाएगा, है ना। हिंदी संस्था हिंदी के मानकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 95 के बाद आते हैं 96 पर। तो 96 नंबर प्रश्न है आपका, मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है। तो अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार का उच्चारण जो है नासिक से होता है। किससे होता है, नासिक से, नाक से होता है ना। किससे होता है, नाक से होता है। और जितने भी वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, सबका 5वां वर्ण जो है ना, नासिक से ही उच्चारण होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर पित्रादेश में पितृधन आदेश, पितृजोड़ आदेश, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संधि विच्छेद करना था। फिर 3 रंगों के समूह को तिरंगा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर 98 के बाद 99 पर आते हैं। तो चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा, चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर कहा जाता है ना। विष्णु भगवान हो जाएंगे, ठीक है। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग किया जाता है, हाँ होगा तो क्या हो जाएगा, इसको अलग करना है तो क्या हो जाएगा, मानव धन ई हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।